Okay, so we'll continue with the soft starters. तो स्टार्टर्स हमने पढ़े हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए अलग अलग। डायरेक्ट ऑनलाइन में दिक्कतें थी, हाई करंट ड्रॉ करता था, तो हमने स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो ये सॉफ्ट स्टार्टर क्या है? तो एक एडिशनल इक्विपमेंट आप समझ लीजिए कि जो भी स्टार डेल्टा स्टार्टर भी है, जो भी है, इसमें भी कुछ चेंज ओवर्स जो है वो कुछ सडन होते हैं, तो उनको थोड़ा सॉफ्ट करने के लिए, एडप्ट ना हो उसके लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज़ करते हैं। देखेंगे इसको। So when starting, AC induction motor actually develops some more torque than is required at full load speed. So this stress is transferred to the mechanical transmission system, resulting in excessive wear and premature failure of chain, belts, gears, mechanical seals वगैरह। ठीक है। So additionally, rapid acceleration also has a massive impact on electricity supply, charges with high inrush current। ठीक है। सो द यूज ऑफ स्टार डेल्टा ओनली प्रोवाइड्स अ पार्शियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो हमें अगर एक परमानेंट अच्छा सोल्यूशन चाहिए तो एक सॉफ्ट स्टार्टर हमको यूज करना पड़ेगा। तो सॉफ्ट स्टार्टर प्रोवाइड्स अ रिलायबल एंड इकोनॉमिकल सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स बाय डिलीवरिंग अ कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ पावर। तो कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ पावर ये हमारा एक इसमें सबसे मेजर लाइन है सॉफ्ट स्टार्टर के लिए। Controlled release of power to the motor, thereby providing a smooth stepless acceleration and deceleration. So motor life will be extended as damage to the winding and bearings is reduced. ये कुछ प्लॉट्स हैं, देखेंगे सॉफ्ट स्टार्टर का। स्टार्टिंग करंट, स्ट्रेस प्रोफाइल ड्यूरिंग स्टार्टिंग। तो ये डायरेक्ट ऑनलाइन का है, ये प्रोफाइल टाइम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ये आपका स्टार डेल्टा का है और ये आपका सॉफ्ट स्टार्टर का है। देखेंगे स्मूथ है टाइम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक। ये टाइम मैकेनिकल स्ट्रेस का है, देखेंगे मैकेनिकल स्ट्रेस भी वो स्मूथ है, कम है अगर हम सॉफ्ट स्टार्टर यूज कर रहे हैं। ग्रेजुअल एक्सेलेरेशन डिएक्सेलेरेशन है इसमें। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट स्टार्टर क्या है? तो लेस मैकेनिकल स्ट्रेस, इंप्रूव पावर फैक्टर, लो मैक्सिमम डिमांड और लेस मैकेनिकल मेंटेनेंस। वेट ईयर कम होगा बियरिंग्स पे तो मैकेनिकल मेंटेनेंस हमारे कम होगी। नेक्स्ट हमारा आता है बड़ा इंपॉर्टेंट है वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स। तो स्पीड कंट्रोल में हमने इंडक्शन मोटर में काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो उसमें वेरिएबल स्पीड ड्राइव्स क्या क्या है हमारे? तो एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव आपका आता है, वीएफडी कंट्रोलर। तो अलग अलग टाइप से स्पीड कंट्रोल हमने पढ़े हुए हैं। तो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है। फ्रीक्वेंसी का आपको पता है क्या है कि एक तो वी/एफ कंट्रोल हम यूज़ करते हैं, तो उसमें हमको बिलो रेटेड स्पीड मिलती है वी/एफ कंट्रोल में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं, स्पीड कम मिलेगी और वोल्टेज भी कम करना है साथ साथ। तो वो हमारा कैसा ऑपरेशन होता है कि फ्लक्स कांस्टेंट रहती है, तो कांस्टेंट टॉर्क ऑपरेशन और वेरिएबल पावर ऑपरेशन। एक है कि हम रेटेड वोल्टेज अप्लाई करें और फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एबव रेटेड स्पीड मिलती है, और वो हमारा फिर वेरिएबल टॉर्क ऑपरेशन होता है, कांस्टेंट पावर ऑपरेशन। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। तो उसी तरह के वीएफडी इनबिल्ट हमारे मोटर आते हैं, तो मोटर कनेक्टेड टू वीएफडी प्रोवाइडेड वेरिएबल स्पीड मैकेनिकल आउटपुट विद हाई एफिशिएंसी। These devices are capable of up to 9:1 speed reduction ratio and a 3:1 speed increases. Okay. So in the recent technologies, AC variable VFD devices have evolved in highly sophisticated digital microprocessor control along with the high switch frequency IGBTs. तो नए नए डिज़ाइंस हैं अवेलेबल है हमारे पास। तो दिस हैज़ लेड टू द सिग्निफिकेंटली एडवांस कैपेबिलिटी फ्रॉम द ease of programmability to expand diagnostics. The two most significant benefits from the evolution in technology have been that the cost and reliability. बाकी साइज वाइज हमारा कम हो जाएगा कि जितने हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज करेंगे। वेरिएबल टॉर्क वर्सेस कांस्टेंट टॉर्क, ये कंपैरिजन है, ये मैं बहुत छोटे में समझा सकते हैं कि वेरिएबल टॉर्क वर्सेस कांस्टेंट टॉर्क का क्या हिसाब किताब है। कि सपोज जैसे हम स्टेटर वोल्टेज, मान लो कि स्टेटर वोल्टेज कंट्रोल कर रहे हैं, लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है।
हमारे पास दो तरह के टॉर्क है। एक लोड टॉर्क ऐसा है जो कांस्टेंट है, और एक लोड टॉर्क ऐसा है कि जो वेरिएबल है। सपोज ऐसा वेरिएबल है कि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर पहले कंडीशन में टॉर्क प्रोपोर्शनल टू टॉर्क हमारा अगर कांस्टेंट है, लोड टॉर्क कांस्टेंट है, तो क्या होगा? अब आपको पता है कि स्टेडी स्टेट कंडीशन के लिए जो डेवलप्ड टॉर्क आपका है वो लोड टॉर्क के बराबर होना चाहिए। जो भी आपका डेवलप्ड टॉर्क है वो लोड टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं सेंटर वोल्टेज कंट्रोल में, तो स्पीड डिक्रीज होगी। ठीक है, स्पीड डिक्रीज होगी, और स्पीड डिक्रीज होगी उस टाइम स्पीड तो डिक्रीज हो ही रही है। अब लो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो डेवलप टॉर्क भी कम होगा, क्योंकि टॉर्क प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर आपको पता है। तो डेवलप टॉर्क कम हो गया, तो अभी आपका लोड टॉर्क तो कांस्टेंट है, डेवलप टॉर्क कम हो गया, तो क्या होगा? लोड टॉर्क ज्यादा है, डेवलप टॉर्क कम हो गया अब। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है? ऐसे में मोटर डीएसेलरेट होता है, पता है। तो स्पीड हमारी कम होगी, और स्पीड कम होगी तो लोड टॉर्क को फीड करना है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में जाना है, तो क्या होगा? एक्स्ट्रा करंट वो सप्लाई से ड्रॉ करता है, जो कि हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। एडिशनल करंट ड्रॉ करेगा, लॉसेस बढ़ेंगे, एफिशिएंसी की कम हो जाएगी। तो अब उसको फीड करने के लिए एडिशनल करंट ड्रॉ किया, ठीक है, तब जाके वो स्टेडी स्टेट पे आएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए कांस्टेंट लोड जो है डिजायरेबल नहीं है। वेरिएबल लोड टॉर्क मतलब क्या है कि टॉर्क जो है वो, लोड टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल है सपोर्ट स्पीड के या स्पीड के स्क्वायर के। ऐसे केस में क्या होगा? जैसे हमने लो वोल्टेज अप्लाई किया तो टॉर्क घटा, डेवलप टॉर्क कम हुआ, तो डेवलप टॉर्क लोड टॉर्क से कम हो गया है, इसका मतलब स्पीड कम होगी। डेवलप टॉर्क लोड टॉर्क से कम हो गया, लोड टॉर्क को फीड करना है तो क्या करना है? उसको सप्लाई से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ करता है स्पीड कम करके, तो स्पीड कम होगी। लेकिन जैसे ही स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो क्या होगा? क्योंकि लोड टॉर्क टीएल जो था वो स्पीड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो स्पीड कम होगी तो लोड टॉर्क भी कम हो जाएगा। तो लो वोल्टेज से डेवलप टॉर्क आपको कम हुआ था, लेकिन स्पीड कम होने से लोड टॉर्क भी कम हो जाएगा, तो आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगी बिना एक्स्ट्रा करंट सप्लाई से ड्रॉ किए हुए। ठीक है, तो सप्लाई से हमें एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ नहीं करनी पड़ेगी, हमारा स्टेडी स्टेट कंडीशन आ जाएगा। तो इसलिए हमारा जो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू स्पीड स्क्वायर है, स्पीड है, वो ज़्यादा बेटर है कांस्टेंट लोड टॉर्क के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं। ये है राइटर प्रोसेस कंट्रोल विद वेरिएबल स्पीड ड्राइव। लिखने की जरूरत नहीं, क्या क्या इफेक्ट आएंगे। एक एडी करंट ड्राइव्स होती हैं, उसमें शाफ्ट के एक मोटर शाफ्ट पे एक प्राइमरी होती है, उसकी सेकेंडरी आपका फ्री टू रोटेट होती है लोड शाफ्ट पे, और सेकेंडरी पे डीसी एक्साइटेशन दिए होते हैं, और वहाँ एडी करंट इंड्यूस करता है प्राइमरी पे, और दोनों करंट के इंट्रैक्शन से, दोनों करंट के फ्लक्स के इंट्रैक्शन से एक जो हमारा है इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लोड शाफ्ट पे टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जो कि वेरिएबल स्पीड आपको वहां से मिलेगा। तो डीसी एक्साइटेशन जितना वेरी करेंगे और उतना ही हमको स्पीड वेरी कर सकते हैं यहाँ पे। तो मेन इसमें डिसएडवांटेज है इस सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम इज रिलेटिवली पुअर एफिशिएंसी पर्टिकुलरली एट लो स्पीड। स्लिप पावर रिकवरी सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है पहले, स्लिप इंजेक्शन वाला जो पूरा सिस्टम है, कैसे उससे स्पीड हमारी कंट्रोल होती है, वेरिएबल स्पीड मिलती है। तो बेसिकली पूरा वेरिएबल स्पीड मतलब स्पीड कंट्रोल मेथड्स का ही सीन है। ठीक है, उसके बाद आता है एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर। एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफार्मर से क्या है कि अब आप कोर डिफरेंट यूज कर लीजिए। जैसे पहले ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है कि हीट और वाइब्रेशंस कोर से जो है वही मेन प्रॉब्लम्स है। तो न्यू हाई एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर मिनिमाइजेस दीज लॉसेस। ठीक है, कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर जो थे हम लोग सिलिकन जो सीआरजीओ स्टील वो यूज करते थे। ठीक है, तो बेसिकली कोर लॉस हमारे उसी पे डिपेंड करते हैं कि कौन सा हम कोर यूज कर रहे हैं। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या यूज कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं एमॉर्फस मटेरियल, मेटेलिक ग्लास अलॉय। ओके, सो द एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन एनर्जी लॉसेस ओवर कन्वेंशनल सिलिकॉन जो भी हम पहले यूज करते थे उसके कंपैरिजन में 70% हमारा रिडक्शन है कोर लॉसेस में, अगर हम ये नया जो एमॉर्फस मटेरियल यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो by using amorphous core with unique physical and magnetic properties, this new type of transformer has increased efficiency even at low load, that is 98.5% efficiency at 35% load only. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मेड विद द amorphous metal cores provides excellent opportunity to conserve energy right from the installation. अब थोड़ा सा कॉस्टलियर रहेंगे, नए डिज़ाइन के नए मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें सेविंग मिल रही है, लॉसेस कम हो रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं वो कोप अप हो सकता है बाद में, जो भी हमारा इनिशियल कॉस्ट है उसको कोप अप कर देगा। तो प्रेजेंट में जो हमारे अमॉर्फस मटेरियल वाले कोर ट्रांसफार्मर है 1600 kVA तक रेटिंग तक के अवेलेबल हैं। बाकी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं ट्रांसफार्मर जो कि हम कहीं छोटे छोटे करेक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, और जिससे हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, लॉसेस कम हो सकते हैं। तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, बीच बीच में मेंटेनेंस का बड़ा रोल है। एक शेड्यूल मेंटेनेंस या फिर कंडीशन मॉनिटरिंग अगर हम ट्रांसफार्मर की करते हैं तो उससे भी हम कहीं ना कहीं कई जगह पे लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं और एफिशिएंसी उसकी बढ़ा सकते हैं विदाउट एनी कंपोनेंट बीइंग एडेड। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नया कुछ मटेरियल यूज़ करें तो ही बढ़ा सकते हैं, कुछ हद तक हम उसके मेंटेनेंस या कंडीशन मॉनिटरिंग से भी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं, लॉसेस कम कर सकते हैं। टेम्परेचर लॉसेस होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, उसको हमको अगर कंट्रोल करना है, उसको अगर कंट्रोल कर सकें तो कहीं ना कहीं हम एफिशिएंसी में कुछ ना कुछ एडअप करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट है, डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्लास्ट क्या होता है। तो वो बेसिकली लाइटनिंग से जो हम लोग रॉड्स में आपके लगते हैं ब्लास्ट, वो सारी चीज़ें हैं। तो लाइटनिंग, एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग क्या है, लाइटनिंग कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सारे पोर्शन है, ये डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने शेयर कर दिया है आपसे, उसको पढ़ भी सकते हैं, थ्योरी है। तो बहुत कुछ अब इसमें लाइटनिंग वाले में बहुत कुछ समझने का नहीं है, जितनी चीज़ें हैं, सेंसर्स लगे हुए हैं, कैसे काम करते हैं, वो पढ़ने का ही है। ठीक है, तो इसको आप डॉक्यूमेंट के पूरा इसमें जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो छोटे छोटे डॉक्यूमेंट हैं, 10-12-13 पेज के, और एक एक यूनिट समझिए आपकी है इसमें कंप्लीट। तो हमारे अभी तक हमने जो भी किया यूनिट 1-2 डिस्कस किया, मैंने पहले पढ़ चुके थे। 2 का हाफ पोर्शन और 4th यूनिट जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वो लगभग सेम है। तो 4th यूनिट हमने कवर कर लिया है, 2 का हाफ पोर्शन किया, बाकी आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया, तो आप थर्मल वाला पोर्शन कंटिन्यू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो 1, 2, 4, 5, 4 एंड 6, ये 6 हम पढ़ रहे हैं कि एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो अभी इसके बाद आपके 2 यूनिट जो है इस पर बचती है, एक 5th जो कि है कि इंडस्ट्रियल सिस्टम। जैसे 4th हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम पढ़ा था, तो एनर्जी एफिशिएंसी इन इंडस्ट्रियल सिस्टम है। ठीक है, और 3rd यूनिट है आपका एनर्जी ऑडिट एंड मैनेजमेंट। तो उसमें कैसे हम एनर्जी ऑडिट करते हैं, कैसे उसके डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं, कौन से कैसे प्रिपेयर करते हैं ड्राफ्ट अपना ऑडिटिंग का, मैनेजमेंट का। तो वो एक डिफरेंट पोर्शन है, उसमें बहुत टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो थोड़ा सा मैनेजमेंट और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड है, तो वो बिल्कुल सेपरेट है। बाकी एक जो यूनिट है इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है जो है, वो कैसे एनर्जी एफिशिएंसी इंडस्ट्रियल सिस्टम में कैसे लाएं, वो देखेंगे।